नमस्कार बेटा सभी को। कैसे हो आप सभी? मुझे उम्मीद है कि आप सभी घर पे सेफ़ होंगे और अपनी पढ़ाई जारी रखे होंगे। अब देखिए आज की इस क्लास में, क्योंकि क्लास काफ़ी दिन बाद हुई है, लेकिन इस क्लास में हम कम्प्लेक्स नंबर को पूरा कंप्लीट कर लेंगे आज। ठीक है, क्लास थोड़े दिन बाद हुई है, लेकिन उसकी वजह से जो क्लास होगी आज, ये बहुत स्पेशल क्लास होगी, क्योंकि कम्प्लेक्स नंबर की वो सारी शॉर्ट ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा, वो सारे फॉर्मूले मैं आपको बताऊंगा जिनके सहायता से आप पूरा कम्प्लेक्स नंबर कर सकते हो। ठीक है, इस वीडियो में मैं पूरे थ्योरी कम्प्लेक्स नंबर की लेके आया हूँ, साथ ही मैं उसके शॉर्टकट लेके आया हूँ। यानी कि ये जो भी जितने 25 मिनट की वीडियो बनेगी, उस वीडियो को देखने के बाद आपका कम्प्लेक्स नंबर में कोई भी थ्योरी का पोर्शन नहीं बचेगा, आपको कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, और आपको कोई भी शॉर्टकट नहीं बचेगा। मतलब सारे शॉर्टकट आपको आते होंगे, ताकि जल्दी सवाल आप सोल्व कर पाओ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके बाद मैं आपको क्वेश्चंस ज़रूर कराऊंगा इसके कम्प्लेक्स नंबर के बहुत सारे। तो उन क्वेश्चंस को कराने से पहले मैं आपको आज थ्योरी करा देता हूँ इसके बारे में सारी। तो सबसे पहले फर्स्ट जो हमारा है उसमें देखिए, स्टार्ट करते हैं हमारा कम्प्लेक्स नंबर। सबसे पहले तो जो आपको दिख रहा है कि आयोटा होता क्या है। आयोटा होता है जब -1 जो है वो रूट के अंदर आए। ठीक है, आयोटा हम कब लगाते हैं? जब रूट के अंदर कोई भी नेगेटिव वैल्यू आ जाए तो हम आयोटा वहाँ पे लगा देते हैं। ठीक है, इसके बाद आयोटा का स्क्वायर करेंगे तो -1 आएगा, आयोटा क्यूब करेंगे तो माइनस आयोटा आएगा, आयोटा की पावर 4 करेंगे तो 1 आएगा। अब देखिए इस वीडियो का फ़ायदा क्या है कि जो एक शॉर्टकट्स हैं, इनको आप वीडियो को पॉज करके आप कॉपी में लिख लीजिए। कॉपी में लिखने से क्या हुआ कि आपके शॉर्ट नोट्स बन गए। जो आप कहते हो ना कि एग्ज़ाम से पहले एक हफ़्ता पहले हमें चाहिए कि हम सारा कुछ रिवाइज़ कर लें, सारे हर टॉपिक के हमने नोट्स नहीं बनाए, तो ये नोट्स ऑलरेडी मैंने आपके लिए बना दिए हैं, आपको सिर्फ कॉपी में इनको नोट करना है। ठीक है, देखिए इसके बाद क्या होता है कि आयोटा की पावर n हो, उसके बाद आयोटा की पावर n+1, आयोटा की पावर n+2, आयोटा की पावर n+3। मतलब आयोटा की लगातार 4 टर्म अगर ऐड कर रखी हो तो उनका सम कितना होता है? 0 सम होता है उनका। ठीक है, इसके बाद आयोटा की पावर n बराबर होता है आयोटा की पावर r के, जहाँ पर n हमारा कोई भी नंबर है, कोई भी नेचुरल नंबर है हमारा। जैसे आयोटा की पावर मान लो 101 हो गया। ठीक है, ऐसे कुछ भी हो सकता है। अब ये पावर आयोटा की पावर r के बराबर होती है, जहाँ पर r रिमाइंडर है, जो कब आएगा? जब हम n को भाग करेंगे 4 से। जैसे मैंने एग्जांपल के लिए दिया कि आयोटा की पावर 101 है। अब 101 को जब हम 4 से भाग करेंगे तो 100 तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, 4 से सिर्फ 1 बचेगा। तो हम आयोटा की पावर 101 को आयोटा की पावर 1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, सेम होता है ये। चलो, इसके बाद ये 4 बातें जो लिखी हुई हैं, ये तो ये मान लो आप, इतना ज़्यादा यूज़ है इनका सवालों में। जब मैं सवाल कराऊंगा आपको, जैसे ये वीडियो जो कम्प्लेक्स नंबर की मैं बना रहा हूँ, इसके बाद ऐसा नहीं कि कम्प्लेक्स नंबर आपका ख़त्म हो गया। ये तो आप सारे फार्मूले मैंने एक जगह ला के आपको दे दिए, इनको एक बार देख लो, और जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तब मैं कहूँगा कि देखो फॉर्मूलों वाली वीडियो में मैंने ये बताया था। तो जो ये 4 बातें लिखी हुई है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। कई सारे सवाल मैं आपको कराऊंगा इनकी सहायता से। देखिए 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर कितना होता है? ये होता है 2 आयोटा। 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर कितना होता है? ये होता है -2 आयोटा। अगर कभी 1 प्लस आयोटा डिवाइड में 1 माइनस आयोटा आ जाए, इसका मतलब होता है आयोटा। और अगर इसका उल्टा हो, यानी कि 1 माइनस आयोटा अपॉन में 1 प्लस आयोटा हो, तो वो कितना होता है? वो होता है माइनस आयोटा। ये बात ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, तो कई सारे सवाल हैं जो एयरफोर्स में, एनडीए में यहाँ पर आते हैं, जिनका हम बड़ी आसानी से आंसर दे सकते हैं इसके द्वारा। जैसे एग्जांपल मैं बताता हूँ। जैसे मान लो 1 प्लस आयोटा की पावर 10 दे रखा हो। अब पावर 10 तो हम नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे? वन पावर 10 को लिख लेंगे 1 प्लस आयोटा की पावर 2, और उसके बाद उस पूरी पावर के बाहर 5 लिख देंगे। ठीक है ना? फिर 1 प्लस आयोटा की पावर 2 2 आयोटा होता है, तो यानी कि वो 2 आयोटा की पावर 5 आ जाएगा, यानी कि 2 की पावर 5 और आयोटा की पावर 5। इस प्रकार कई सारे सवाल हैं जिनमें हम इनका यूज़ करेंगे। तो इस प्रकार ये हमने बेसिक देखा। इसके बाद चलते हैं अगली स्लाइड पे, वो देखिए। इसके बाद देखिए, सबसे पहले आप एक बात जानिए कि जो ये फॉर्मूले मैंने लिख के दिए हैं, ऐसे फॉर्मूले एक प्रॉपर ऑर्डर में आपको किसी भी किताब में नहीं मिलेंगे। ठीक है, साथ में मैं इन फॉर्मूलों को लिख के समझा भी रहा हूँ, ताकि जो बच्चा ये फॉर्मूले पहले देखे उसको समझ समझ के वो लिखे। अब देखिए कम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। कम्प्लेक्स नंबर को हम डिफाइन कर सकते हैं z बराबर x प्लस आयोटा वाई से। यहाँ पर जो x है वो हमारा रियल पार्ट है z का, और जो हमारा y है वो हमारा z का इमेजनरी पार्ट है। ठीक है, इसके बाद देखिए, व्हेन टू कम्प्लेक्स नंबर आर इक्वल, जब दो कम्प्लेक्स नंबर इक्वल होते हैं,
एग्जाम्पल के लिए Z1 बराबर Z2 होता है। Z1 को मैंने मान लिया x1 प्लस आयोटा y1, Z2 को मैंने मान लिया x2 प्लस आयोटा y2। अगर ऐसा हो तो जो रियल पार्ट है वो रियल पार्ट के बराबर होता है, यानी कि x1 बराबर होगा x2 के, और जो इमेजनरी पार्ट है वो इमेजनरी पार्ट के बराबर होगा, यानी कि y1 बराबर होगा y2 के। ठीक है। अब अगर कभी हमें किसी कम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट करने के लिए बोल दिया जाए, यानी कि कंजुगेट का सिंबल क्या होगा कि उसके ऊपर हम बार लगा देंगे, तो उसका आंसर आएगा x माइनस आयोटा वाई। बार लगाने से क्या होगा कि जो भी कम्प्लेक्स नंबर में आयोटा के आगे साइन है वो हमने बदल देना है। अगर साइन प्लस होगा तो हमने माइनस कर देना है, और अगर माइनस होगा तो हमने प्लस कर देना है। ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके बाद मॉडुलस क्या होता है, जो नीचे लिखा हुआ है इसके मॉडुलस को हम दो डंडे लगा के दिखाएंगे, जो ये बार है ये लगा के दिखाएंगे। ठीक है। अब देखिए z का कितना होगा, अंडर रूट, जो मॉडुलस है वो कितना होगा, अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। मतलब अंडर रूट करेंगे हम, जो रियल पार्ट है उसका स्क्वेयर करेंगे, प्लस जो इमेजनरी पार्ट है उसका स्क्वेयर करेंगे। ठीक है। इसके बाद नीचे क्या है, z इंटू जेड बार। अगर मैं z और z बार को गुणा कर देता हूँ तो ये मोड z का स्क्वेयर आ जाता है। ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी होती है, बहुत काम की प्रॉपर्टी है, कई सवालों में यूज़ कर पाओगे इसको आप, कि z इंटू जेड बार मोड z का स्क्वेयर होता है। अब ये राइट साइड में क्या लिखा हुआ है, z1 इंटू Z2। अगर देखिए बहुत ही, ये पता है क्या है कि मैंने शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं, यानी कि हर बात जो यहाँ पर लिखी हुई है उसकी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है, मतलब हर बात आपकी काफ़ी काम आएगी। जैसे ये छोटी सी बात लिख रखी साइड में मैंने, Z1 इंटू Z2 का मोड बराबर है Z1 का मोड Z2 का मोड। दिखने में छोटी सी बात लग रही है, पर आप यकीन कीजिए जब आप सवाल करेंगे तो बहुत ज़्यादा यूज़ होगा इस छोटी सी बात का। इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मान लो दो कम्प्लेक्स नंबर आपस में दे रखे हैं और उनका गुणा कर रखा है। एग्जाम्पल के लिए दे दिया जैसे कि 2 प्लस 3 आयोटा और गुणा में कर रखा है 4 प्लस 5 आयोटा। अब कह रहा है कि इसका मोड बताओ, तो आपने मतलब नॉर्मल दिमाग में ये आएगा कि पहले तो मैं इन दोनों को आपस में गुणा कर लेता हूँ, और गुणा करने के बाद जो कम्प्लेक्स नंबर बनेगा उसका मैं निकाल दूंगा मोड। ठीक है। मोड कैसे निकालते हैं वो मैंने यहाँ पर साइड में लिख रखा है। अब लेकिन इसमें लगेगा टाइम। आप उस टाइम को बचाने के लिए क्या कर सकते हो कि उनको गुणा करने की बजाय आप उन दोनों कम्प्लेक्स नंबर का अलग अलग मोड निकाल लो, और फिर जो आंसर आए उसको गुणा कर देना। ये काम बहुत इजी रहेगा आपके लिए, तो ये फ़ायदा है इन शॉर्ट नोट्स का। ठीक है। अगला इसी के नीचे लिख रखा है कि Z1/Z2। अगर Z1/Z2 है, कह रहा है कि इसका मोड बताओ, तो आपने क्या करना है, इसका मतलब बच्चे के दिमाग में ये आता है कि पहले मैं इसका रेशनलाइज कर लूँ, लेकिन बेटा रेशनलाइज आपने नहीं करना, आपने अलग अलग मोड निकालना है इनका, Z1 का अलग, Z2 का अलग। ठीक है। बहुत टाइम बचेगा आपका इन दो बातों से, ना गुणा करना ना भाग करना। हमने सीधा इसका जब मोड निकालना हो तब हमने सीधा मोड निकाल के गुणा कर देना है और उसको डिवाइड कर देना है। ठीक है। अब लास्ट में दो बात हैं, अगर किसी कम्प्लेक्स नंबर का आपसे वो एडिटिव इन्वर्स पूछ ले, यानी कि एडिटिव इन्वर्स ऑफ z, तो वो कितना होता है -z। यानी कि अगर आपसे एडिटिव इन्वर्स पूछेगा तो आप उसी कम्प्लेक्स नंबर के आगे माइनस लगा दोगे। उसके बाद अगर वो आपसे किसी कम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स पूछ ले, तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स पूछने पर आप क्या करोगे, उसी कम्प्लेक्स नंबर का उल्टा कर दोगे, यानी कि 1/z। जो भी कम्प्लेक्स नंबर होगा उसका रेसिप्रोकल करने को हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ठीक है। तो ये हमारा यहाँ तक काम हुआ। इसके बाद देखते हैं अगली स्लाइड में क्या दे रखा है। अगली स्लाइड में हमारे पास है कम्प्लेक्स नंबर का अगर हमें स्क्वायर रूट निकालना हो। अब स्क्वायर रूट निकालना का सवाल हमारा एग्ज़ाम में आ सकता है। मैं स्क्वायर रूट निकालना आपको बताऊंगा 5 सेकेंड के अंदर कैसे आप निकाल सकते हो, 5 सेकेंड के अंदर, 6 सेकेंड के अंदर कैसे निकाल सकते हो। देखिए, सबसे पहले तो कुछ वैल्यूज़ आपको याद करनी पड़ेंगी जिनका नाम है ट्रिपलेट। ये पाइथागोरस के ट्रिपलेट होते हैं, जैसे कि 3 4 5 एक हमारा ट्रिपलेट होता है। देखो, पाइथागोरस थ्योरम आप सबने को पता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके बराबर होता है, बेस का स्क्वायर जमा परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है। अब ऐसे 3 नंबर जो इस ट्रिपलेट में फिट बैठे हैं उनको हम बोलते हैं ट्रिपलेट। ठीक है। अब एग्जांपल के लिए 3 4 5। अच्छा, जो ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम होता है, एच का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर जमा परपेंडिकुलर का स्क्वायर, इसमें एच जो होता है वो हमारा सबसे बड़ा होता है। तो यहाँ पर हमारा 3 4 5 में सबसे बड़ा 5 है, तो क्या सबसे बड़े का स्क्वायर बाकी दो के स्क्वायर का जोड़ है, वो हम चेक कर लेते हैं। देखिए, सबसे बड़ा 5 है, 5 का स्क्वायर 25, बाकी दो कितना, बाकी दो का स्क्वायर करो, 3 का 9, 4 का 16, और 16 और 9 कितना आएगा 25। यानी कि ये 3 नंबर 3 4 5 पाइथागोरस ट्रिपलेट को क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो ये हमारा
पाइथागोरस ट्रिपलेट बनेगा। यानी कि अगर मुझे कभी भी 3 का स्क्वायर करना पड़े और 4 का स्क्वायर करना पड़े, फिर उनको जोड़ना पड़े और रूट निकालना पड़े, मैं कह दूंगा सीधा कि बेटा 5 आएगा। ठीक है, ऐसे ही 5 12 13 होता है, 6 8 10 होता है, 7 24 25 होता है, 8 15 17, 9 12 15, 9 40 41। इन सब में जो ये बड़ी वैल्यू है ना, जो लास्ट वाली वैल्यू है 5 13 10 25, ये हमारे आंसर आएंगे। यानी कि अगर आपको कभी भी जैसे 5 12 13 का एग्जांपल ले लो एक बार और, अगर हमें ये दिया हो कि अंडर रूट 5 का स्क्वायर है, अंडर रूट 5 का स्क्वायर करना है प्लस फिर 12 का स्क्वायर करना है और उसका फिर रूट करना है, मतलब तो आंसर हमारा 13 ही आएगा। आप करके देख लो एक बार। 5 का स्क्वायर 25 है, 12 का स्क्वायर 144 है, दोनों को जोड़ोगे 169, रूट करोगे तो 13 ही आएगा। तो क्यों हम अपना टाइम लगाएं कि भाई 5 का स्क्वायर करो फिर 12 का स्क्वायर करो फिर उनको जोड़ो फिर रूट करो। हमें पता है 5 12 का आंसर कितना होता है, 13 होता है। ठीक है, अब अगर स्क्वायर रूट में हमारा कैसे काम आएगा ये देखिए। अगर हमारे पास कोई कम्प्लेक्स नंबर दे रखा है, तो कम्प्लेक्स नंबर का जो स्क्वायर रूट होता है ना, वो भी कम्प्लेक्स नंबर ही होता है। जैसे मैंने यहाँ राइट साइड में लिख रखा है, एक कम्प्लेक्स नंबर है, ये अंदर दे रखा है x प्लस माइनस आयोटा वाई। इसका हमने रूट करना है, तो रूट करने के बाद जो हमारा आंसर आया, वो आंसर हमारा आया है a प्लस माइनस आयोटा बी। यानी कि x और y की वैल्यू तो हमें सवाल में वो देगा, और वैल्यू हमें बतानी किसकी है, वैल्यू हमें बतानी है a की और b की। अब ध्यान दीजिए, अगर अंदर प्लस का साइन होगा स्क्वायर रूट के अंदर आयोटा के पास, अगर प्लस का साइन होगा, अच्छा ध्यान देना साइन सिर्फ मैं आयोटा के पास बता रहा हूँ, अगर आयोटा के पास प्लस का साइन होगा तो बाहर भी प्लस होगा, और आयोटा के सामने अगर माइनस का साइन होगा तो बाहर भी माइनस का ही साइन होगा, ये पक्की बात है। अच्छा, इसके बाद मान लो x और y हमें दे दिया। अच्छा, अब हमें वैल्यू बतानी किसकी है, हमें वैल्यू बतानी a की और b की। अब देखो a की वैल्यू कैसे बताएंगे, यहाँ नीचे मैंने लिख रखा है, आप x का स्क्वायर करोगे फिर y का स्क्वायर करोगे फिर उसका रूट करोगे। अब ये यही बात यहाँ पे आपने टाइम सेव करना है। आप ना तो x का स्क्वायर करोगे, मतलब फार्मूला तो होता है ये कि x का स्क्वायर जमा y का स्क्वायर अंडर रूट, लेकिन हमारा टाइम कैसे बचेगा। अगर सवाल में x की वैल्यू 3 दे दी, y की वैल्यू 4 दे दी, और वो हमेशा बेटा ऐसी वैल्यू ही देता है। अगर x की वैल्यू 3 दे दी, y की वैल्यू 4 दे दी, तो जो ये वैल्यू है ना अंडर रूट एक्स स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा, ये हमारा ऑटोमेटिकली 5 आ जाएगा। यानी कि अगर हमारा सवाल दे दिया 3 प्लस माइनस 4 आयोटा, तो जो ये वैल्यू है ना अंडर रूट वाली, इसकी वैल्यू सीधा आप लिख दोगे 5, 1 सेकंड के अंदर। ये टाइम हमारा बचेगा, जो नॉर्मल बचा यहाँ पर 7-8 सेकंड लगाएगा, हम लगाएंगे सिर्फ 1 सेकंड। ठीक है, तो फिर उसके बाद प्लस एक्स है, एक्स हमारा जो पहले वाली वैल्यू है ही, मतलब देखो ये रूट वाली वैल्यू तो 1 सेकंड के अंदर आ गई, उसमें एक्स को जोड़ना है फिर उसका हाफ करना है, और नीचे वाली वैल्यू में एक्स को घटाना है फिर उसका हाफ करना है और दोनों का रूट लेना है। तो हमारा ए भी आ जाएगा, बी भी आ जाएगा। 5 सेकंड में हमारा ए आ जाएगा, 5 सेकंड में हमारा बी आ जाएगा, और 10 सेकंड में हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऐसे करना है स्क्वायर रूट किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का। तो मुझे उम्मीद है कि ये शॉर्टकट आपको, मतलब शॉर्टकट नहीं, फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में शॉर्टकट, इसमें शॉर्टकट की पता है 2 बातें हैं। कौन कौन सी बात है, एक तो ये बात है कि आयोटा के पास अगर प्लस का साइन है तो बाहर भी प्लस आएगा, और माइनस का साइन है तो बाहर भी माइनस आएगा। ये शॉर्टकट है पहला। और दूसरा शॉर्टकट इसमें खास बात यह है कि ट्रिपलेट का यूज़ है। अगर ट्रिपलेट का यूज़ करोगे तो सवाल बड़ा जल्दी हो जाएगा हमारा 10 सेकंड के अंदर। ठीक है, चलिए स्लाइड नंबर 4 देख लेते हैं एक बार। स्लाइड नंबर 4 में बताया गया है कि आर्ग्यूमेंट और एम्पलीट्यूड ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर, किसी कम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट या फिर एम्पलीट्यूड कैसे हम निकाल सकते हैं। अब देखिए, मान लो हमारा कोई कम्प्लेक्स नंबर z दे रखा है, एक्स प्लस आयोटा वाई। अब सबसे पहले तो देखो बिल्कुल क्लियर आप ध्यान दीजिए, x तो हमारा है जो रियल पार्ट होता है, प्लस के साइन से पहले होता है, उसके बाद आयोटा होता है, उसके बाद आयोटा के साथ कोई ना कोई चीज़ गुणा में दे रखी होगी, जैसे यहाँ पर हमारा y दे रखा है। अब ये y हमारा प्लस भी हो सकता है माइनस भी। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि 3 माइनस 4 आयोटा। अब यहाँ पर x तो हमारा 3 हो गया और y हमारा -4 हो गया। ठीक है, x और y को अलग अलग कर लोगे आप, x का मतलब रियल पार्ट, y का मतलब इमेजिनरी पार्ट। सबसे पहले तो जब भी आर्ग्यूमेंट पूछे या फिर एम्पलीट्यूड पूछे, आप निकालोगे अल्फ़ा। अल्फ़ा क्या होता है, अल्फ़ा होता है tan इनवर्स y बाई एक्स, ये होता है अल्फ़ा। यानी कि tan इनवर्स करेंगे, मोड लगाएंगे, जो इमेजिनरी पार्ट है उसको ऊपर लिखेंगे और जो रियल पार्ट है उसको नीचे लिखेंगे। तो अगर ऐसा करेंगे तो हमारा अल्फ़ा आ जाएगा। पर ध्यान देना, अल्फ़ा हमारा आर्गुमेंट नहीं है, आर्गुमेंट होता है हमारा थीटा।
लेकिन वो थीटा अल्फ़ा की मदद से निकलेगा। तो पहले तो 5 सेकंड में आप निकालोगे अल्फ़ा, अल्फ़ा निकाल लिया। अब देखिए, अगर हमारा क्वाड्रेंट, अब हमें ये देखना पड़ेगा कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा कौन से क्वाड्रेंट में है। मान लो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, या सेकंड क्वाड्रेंट में है, या तीसरे में है, या चौथे में, कौन से क्वाड्रेंट में है, उस हिसाब से हमारा थीटा आएगा। अब देखिए, मान लो पहले क्वाड्रेंट में है, तो पहले क्वाड्रेंट में जो हमारा थीटा होगा वो अल्फ़ा के ही बराबर होगा, यानी कि जो अल्फ़ा हमारा आया था वही हमारा थीटा है। ओके। अब अगर वो कहे कि दूसरा क्वाड्रेंट है, तो जो भी हमारा अल्फ़ा आया था उसको पाई में से माइनस कर देंगे। अगर वो कहे कि तीसरा क्वाड्रेंट है, तो उस अल्फ़ा को पाई में प्लस कर देंगे, या तो पाई में प्लस कर देंगे या उस अल्फ़ा से पाई को घटा देंगे। फेमस ये है, पाई में अल्फ़ा को जोड़ दो आप। अगर कोई बच्चा ये कहे कि सर मैं अल्फ़ा में से पाई को घटाऊंगा, वो भी आंसर ठीक होगा, लेकिन वो आंसर हमारा फिर एंटी क्लॉकवाइज आ जाएगा। जो आंसर आएगा ना हमारा, वो आंसर नेगेटिव आंसर आ जाएगा। जैसे कि माइनस का कोई एंगल आ गया, ठीक है, माइनस का 150 आ गया, ऐसा कुछ एंगल आएगा फिर वो, ठीक है। तो अगर फोर्थ क्वाड्रेंट है तो थीटा बराबर होगा माइनस अल्फ़ा के, ठीक है। देखो, इस वीडियो की खास बात ये है कि आपको नोट्स नहीं बनाने, नोट्स बने बनाए आपको मिल गए, बस कॉपी पेन उठाना है, कॉपी में नोट कर लेना इनको, ठीक है। चलो, अब कई बच्चे कहते हैं सर हमें तो क्वाड्रेंट का नहीं पता चलता कि भाई क्वाड्रेंट कौन सा है। क्वाड्रेंट कौन सा है, अगर एक्स और वाई दोनों वैल्यू पॉजिटिव हो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, अगर एक्स वाली वैल्यू नेगेटिव हो और वाई की पॉजिटिव हो तो सेकंड क्वाड्रेंट है। तो बेसिक बात है जो हम सिंपल 7वीं 8वीं क्लास में सीखते हैं। अगर दोनों वैल्यू नेगेटिव हो थर्ड क्वाड्रेंट है, अगर एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव हो तो चौथा क्वाड्रेंट है। तो ऐसी सिंपल बातें ये। ओके। अब लोग, आपको थोड़ा बहुत आता होगा लोग की प्रॉपर्टी, वो सेम प्रॉपर्टी हमारी यूज़ होती है आर्ग्यूमेंट में। कैसे, जैसे आर्ग्यूमेंट Z1 Z2 दे रखा हो, दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में गुणा कर रखे हैं, उनका अगर हमें आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए बोल दिया जाए तो हम क्या करेंगे, आर्ग्यूमेंट Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट Z2, मतलब उनका अलग अलग आर्ग्यूमेंट निकालेंगे और उस वैल्यू को हम लास्ट में जोड़ देंगे। ठीक बात है। अगर हमें पूछे कि भाई आर्ग्यूमेंट Z1/Z2 बताओ, अब हम क्या करेंगे, मतलब दो, देखो Z1/Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर भाग कर रखे हैं और कह देगा उसका आर्ग्यूमेंट बताओ, तो हम क्या करेंगे भाई, आर्ग्यूमेंट Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट Z2, पहले का आर्ग्यूमेंट निकाल लेंगे और घटा देंगे दूसरे का आर्ग्यूमेंट, ठीक है। अब देखो, इस जो वीडियो देख रहे हो आप, इसमें सारी थ्योरी करा रहे हैं हम, तो क्वेश्चन हम करेंगे इसके बाद। तो ठीक है, तो मेरा मतलब मन ये किया कि पहले मैं थ्योरी करा दूं, थ्योरी के बाद आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करा दूं, ठीक है। अब देखिए, अगला स्लाइड जो है उसमें चल पड़ते हैं अपन। अगला जो स्लाइड है यहाँ पर आपको मिलेगी पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म क्या होती है, देखो x प्लस आयोटा वाई है, जैसे कि भाई वो बोल दे 3 + 4 आयोटा है। अब 3 + 4 आयोटा तो हमारा नॉर्मल फॉर्म हो गया, लेकिन अगर वो कहेगी पोलर फॉर्म बताओ कि पोलर फॉर्म क्या होती है, तो पोलर फॉर्म को हम लिखते हैं z = r कोस थीटा प्लस माइनस आयोटा साइन थीटा। प्लस माइनस का मतलब ये है कि प्लस भी आ सकता है और माइनस भी आ सकता है, पोलर फॉर्म में दोनों साइन आ सकते हैं। कोस थीटा होगा प्लस आयोटा साइन थीटा होगा। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि कौन सी फॉर्म हमारी पोलर फॉर्म होगी, सबसे पहले तो थीटा सेम होना चाहिए, मतलब कोस के पास अगर 50 डिग्री एंगल है तो साइन के पास भी 50 डिग्री एंगल ही होना चाहिए, पहली बात तो ये। उसके बाद जो आयोटा है वो हमेशा साइन के पास होना चाहिए, आयोटा कोस के पास नहीं होना चाहिए। तो ये दो बात हैं जो किसी भी फॉर्म को पोलर फॉर्म बनाती हैं, क्या कि एक तो थीटा सेम होना चाहिए और आयोटा जो है वो किसके पास होना चाहिए, साइन के पास होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जहाँ पे आर क्या है हमारा, वेयर है, ये WHERE। जहाँ पर आर हमारा क्या है, जो ये आर है ना, ये इसको ये मॉडुलस होता है हमारा, और इसको कैसे निकालेंगे, इसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने मॉडुलस बताया था आपको। मॉडुलस कैसे निकालते हैं, √x² जमा y², ठीक है। अब थीटा, अच्छा आर हमारा मॉडुलस है और थीटा हमारे यहाँ पे आर्गुमेंट है। मॉडुलस मैं बता चुका हूँ आपको, आर्गुमेंट मैं आपको बता चुका हूँ। चलिए, अब दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं और वो पोलर फॉर्म में हैं और वो आपस में गुणा हो रखे हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने गुणा कर रखा है कोस थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 इंटू में कोस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2। यहाँ पर दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, दोनों आपस में गुणा हो रखे हैं। तो कभी भी दो पोलर फॉर्म, अच्छा ये दोनों ध्यान देना पोलर फॉर्म है, अगर कोई भी दो पोलर फॉर्म आपस में ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएं तो उनके जो थीटा है वो आपस में जुड़ जाते हैं। तो क्या बनेगा, कोस थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2, मतलब ये जो एंगल है आपस में जुड़ जाते हैं, कब, जब दो पोलर फॉर्म आपस में गुणा होती हैं, ठीक है। बढ़िया शॉर्टकट है। अगला सवाल देखो, कोस थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 बाई कोस थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 2। अगर दो कम्प्लेक्स
नंबर पोलर फॉर्म में भाग होते हो, यानी कि एक दूसरे का डिवाइड दे रखा हो, तो वो कितना हो जाता है, मतलब मल्टीप्लाई में तो एंगल जुड़ जाता है और डिवाइड में हो, पर ये ध्यान देना पोलर फॉर्म ज़रूर होना चाहिए। अगर डिवाइड में हो तो वो एंगल फिर माइनस हो जाता है। यहाँ पर डिनोमिनेटर में मैंने गलती से कोस थीटा 1 लिख रखा है नीचे, तो ये कोस थीटा 2 आएगा बेटा, ठीक है, कोस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2, तो ये माइनस होता है कोस थीटा 1 माइनस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2, तो ये होता है पोलर फॉर्म का खेल। तो पोलर फॉर्म निकालो कैसे गे, अगर मान लो कोई भी कम्प्लेक्स नंबर आपको दे रखा है, सबसे पहले तो उसका आर निकाल लोगे। आर कैसे निकालोगे कि भाई अंडर रूट एक्स का स्क्वायर जमा वाई का स्क्वायर, आर आ गया। आर आने के बाद आप उसका थीटा निकालोगे, थीटा निकालना जस्ट मैंने पहले वाली स्लाइड में बताया, थीटा भी निकाल लोगे। तो अगर आर आ गया, थीटा आ गया, फिर तो कम्प्लेक्स नंबर अपने आप आ गया। आप क्या लिख दोगे कि आर कोस थीटा प्लस माइनस आयोटा साइन थीटा, यही हमारा पोलर फॉर्म है। ओके, चलिए अब देखते हैं इसके अगले वाली फॉर्म। देखिए इसके अगले वाली फॉर्म हमारी पोलर के बाद यूलर फॉर्म, ये यूलर फॉर्म बड़ी फेमस फॉर्म है। देखिए क्या होता है, अगर z हमें दे रखा हो r e की पावर आयोटा थीटा, ये होती है यूलर फॉर्म। मतलब जैसे देखिए सिंपल फॉर्म होगी मान लो कोई, फिर पोलर फॉर्म होगी, फिर यूलर फॉर्म होगी, ये सारी फॉर्म एक ही जैसी हैं, मतलब इनमें कोई फ़र्क नहीं है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि इनको हमने रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग अलग बता रखा है, ठीक है, मतलब इनको हम रिप्रेजेंट अलग तरीके से कर रहे हैं पर फॉर्म वही है। तो यूलर फॉर्म को हम कम्प्लेक्स नंबर में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कि पहले तो लिखेंगे आर, आर हमारा सेम है जो हमारा मॉडुलस है, उसके बाद ई आ जाएगा, ई हमारा एक्सपोनेंशियल ई आ जाएगा, और उसकी पावर क्या होगी आयोटा थीटा। आयोटा हमें पता है, थीटा क्या है, थीटा हमारा आर्ग्यूमेंट है। तो जेड ई की पावर आयोटा थीटा, इस प्रकार यूलर फॉर्म को हम लिखते हैं। वेयर जहाँ पर ई की पावर आयोटा थीटा जो होता है हमारा, वो क्या होता है, ये होता है हमारा कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। यानी कि हमने क्या कर दिया, जो पोलर फॉर्म थी हमारी, उस पोलर फॉर्म में आर तो आर सेम रखा हमने यूलर में भी, और जो पोलर फॉर्म में हमारा कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा था, उसको हमने कैसे लिख दिया, ई की पावर आयोटा थीटा से लिख दिया है। ओके, तो ऐसे करना है। तो ई की पावर आयोटा थीटा क्या होता है, ये आप याद कर लोगे कि कम्प्लेक्स नंबर में ई की पावर आयोटा थीटा क्या होता है, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये होता है। ओके, इसके बाद देखिए, इसके बाद हमारा आयोटा की पावर आयोटा, कई बार आपसे पूछ लेता है कि आयोटा की पावर आयोटा क्या होगा, या फिर आपसे पूछ लेता है कि आयोटा की पावर 1/2 क्या होगा। देखो आयोटा की पावर 1/2 तो जाहिर सी बात है कि स्क्वायर रूट है उसका, तो ये भी आपसे पूछ लेता है कई बार। आयोटा की पावर 1/3 क्या है, ये हमारा आयोटा का क्यूब रूट है। चलिए अब ई की पावर अगर आयोटा पाई दे रखा हो, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, जैसे मैंने ऊपर बताया कि ई की पावर आयोटा थीटा क्या होगा, कोस थीटा जमा आयोटा साइन थीटा, ये होगा। तो यहाँ पर मैं मुझे अगर ई की पावर आयोटा पाई पूछे, तो बस मुझे इतना करना है कि थीटा की जगह पाई को रिप्लेस करना है। तो मैं क्या लिखूंगा, कोस पाई लिखूंगा प्लस आयोटा साइन पाई, और ये वैल्यू आ जाएगी हमारी -1। ओके, अगर हमें वो कहे कि भाई ई की पावर आयोटा पाई/2 बताओ, तो पाई/2 को मैं क्या कह दूंगा, पाई/2 को मैं कहूँगा कि मैं थीटा की जगह पाई/2 पुट कर दूंगा, तो कोस पाई/2 प्लस आयोटा साइन पाई/2 हो जाएगा हमारा आयोटा। ठीक है, तो ये बात आप हमेशा ध्यान रखोगे कि जो आयोटा होता है, आयोटा की वैल्यू कम्प्लेक्स नंबर में, देखो आयोटा की वैल्यू वैसे तो होती है -1 का रूट, पर एक वैल्यू और भी होती है आयोटा की, ई की टर्म में। क्या, आयोटा हमारा बराबर होता है ई की पावर आयोटा पाई/2। तो ध्यान रखना आयोटा ही बराबर होता है ई की पावर आयोटा पाई/2। तो जैसे ऊपर सवाल है कि आयोटा की पावर आयोटा बताओ, तो यहाँ पर मैं जो ये आयोटा है ना अंदर वाले आयोटा की जगह मैं लिख दूंगा ई की पावर आयोटा पाई/2, और उसकी पावर मैं कर दूंगा आयोटा। फिर ये पावर जो है, ये दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई होगा, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा का स्क्वायर होगा, वो -1 होता है। तो आंसर आएगा ई की पावर -पाई/2, यानी आयोटा की पावर आयोटा का आंसर कितना आता है, ई की पावर -पाई/2। ओके, अब अगर ई की पावर आयोटा पाई/4 दे रखा हो, तो अगेन आप थीटा की जगह पाई/4 पुट कर दोगे, तो कितना आएगा, कोस पाई/4 प्लस आयोटा साइन पाई/4, और ये हो जाएगा 1/√2 प्लस आयोटा/√2, और ये होगा 1 प्लस आयोटा/√2। मतलब आप समझ गए, इसको कर लोगे। आयोटा की पावर 4 बराबर होता है ओमेगा की पावर 3 के, क्योंकि दोनों ही 1 के बराबर होते हैं। यानी कि अगर मैं ये एक बात कहूँ कि आयोटा की पावर 1/3
बराबर होगा ओमेगा की पावर 1/4 के, यानी कि क्यूब रूट ऑफ आयोटा इज इक्वल टू 1/4 पावर ऑफ ओमेगा। ये छोटी सी बात थी ऐसे ही। चलिए, तो मुझे उम्मीद है कि यूलर फॉर्म भी आपको समझ में आया होगा। ये छोटी छोटी बातें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो हम बेसिक के साथ साथ शॉर्टकट्स भी कर रहे हैं। इस वीडियो का देखो मेन फ़ायदा उसको होगा जिसको कॉम्प्लेक्स नंबर थोड़ा आता है, और इससे क्या होगा कि उसका रिवीजन हो जाएगा, उसके नोट्स बन जाएंगे जो उसके एग्ज़ाम में काम आएंगे। ओके, चलिए आगे करते हैं। इसके बाद लीजिए, अब हम करते हैं हमारा 7वां जो पेज है उसको देखिए। ये अभी कह रहा है कि इन क्वेश्चंस ऑफ लोकस, अगर लोकस का हमारा कोई सवाल आए तो लोकस के सवाल में देखो, लोकस के सवाल पता है क्या होता है कि बहुत बड़े बड़े सवाल होते हैं, उनके कई सारे शॉर्टकट होते हैं। कई सारे का मतलब ये कि शॉर्टकट उनके बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब आपको 10 से 15 शॉर्टकट कोई टीचर बता देगा कि भाई इनको याद कर लो, पर उन 10-11 शॉर्टकट को याद करना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है, बच्चा कहीं ना कहीं फंस जाता है। तो बेटर है कि वो सारे शॉर्टकट याद ना करके, इतने सारे शॉर्टकट कहीं ना कहीं बच्चा वैसे कंफ्यूज होगा, बच्चा एक तरीका सीख ले। अगर वो तरीका सीख लेता है तो भी उसका 15-20 सेकेंड में आंसर आ जाता है। तो तरीका क्या है, इन क्वेश्चंस ऑफ लोकस, लोकस के जितने भी सवाल आपके दे रखे हों, उन सभी सवालों में आपने क्या करना है, आपने z की वैल्यू x प्लस आयोटा y पुट कर देनी है और उसको सोल्व कर देना है बस, और कुछ नहीं करना। आपने सीधा सवाल सोल्व कर देना है। कब? जब लोकस का सवाल हो, ठीक है, कि ये सर्कल बनेगा, ये इलिप्स बनेगा, ये पैराबोला बनेगा, ये क्या बनेगा, आपने सीधा क्या करना है, उसको x प्लस आयोटा y लिख देना है। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की। देखिए, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के ऊपर सवाल बेटा ज़रूर आता है। तो क्या होता है, एक्स का क्यूब जब 1 के बराबर हो तो यहाँ से हमारा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का कंसेप्ट शुरू हुआ है। तो पहले तो ये 1 इसके माइनस में आ जाएगा, एक्स क्यूब -1 बराबर कितना आ जाएगा, 0। अब यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है ए माइनस बी, उसके बाद ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर और माइनस में ए बी, ये होता है। अब यहाँ पर हम फिर ए को तो हमने एक्स मानना है, बी को हमने 1 मानना है, तो कितना आ जाएगा, एक्स माइनस 1, एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब एक्स माइनस 1 को 0 के बराबर करेंगे तो एक्स हमारा 1 आ जाएगा। और जो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है, इसको अगर हम क्वाड्रेटिक से सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2 और -1 माइनस √3 आयोटा बाई 2। तो जो पहले वाले वैल्यू इसको हमने ओमेगा मान लिया, और जो दूसरे वाली वैल्यू इसको हमने ओमेगा का स्क्वायर मान लिया। तो हमारे पास क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आ गया, यानी कि 1 के 3 रूट आ गए, एक तो 1, एक ओमेगा और एक ओमेगा का स्क्वायर। अगर मैं तीनों को जोड़ूंगा, 1 को ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर को, तो 0 आंसर आएगा। अगर मैं ओमेगा का क्यूब करूंगा तो 1 आंसर आएगा। और ओमेगा की पावर n ओमेगा की पावर r के बराबर होती है, ठीक वैसे ही जैसे आयोटा की पावर n आयोटा की पावर r के बराबर होती है। और यहाँ पर r हमारा रिमाइंडर है, विच कम्स व्हेन वी डिवाइड n बाई 3। जैसे आयोटा में हमें 4 से भाग करना होता है, लेकिन ओमेगा में हमें 3 से भाग करना होता है। 3 से भाग क्यों करना होता है? क्योंकि ओमेगा की पावर 3 1 के बराबर होती है और आयोटा की पावर 4 1 के बराबर होती है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आयोटा की पावर 200 दे रखा हो, तो आयोटा की पावर 200 को मैं लिख सकता हूँ, आयोटा की पावर इसकी ओमेगा की पावर 200 दे रखा हो, तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ओमेगा की पावर 200 को मैं 2 से भाग कर दूंगा, तो 3 से भाग कर दूंगा तो ओमेगा स्क्वायर बचेगा हमारा, ठीक है। तो ओमेगा की पावर अगर 200 दे रखी है तो ओमेगा स्क्वायर के बराबर ही होगा, क्योंकि 198 जो है वो 3 से पूरा पूरा भाग हो जाएगा, ठीक है। ऐसे करना आपने। चलिए, अब चलते हैं हम अगली स्लाइड की तरफ। हमारी लास्ट की कुछ स्लाइड रहेगी जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैं शॉर्टकट के बारे में बात करूंगा। ऐसे शॉर्टकट जो किसी किताब में आपको नहीं मिलेंगे, सिर्फ और सिर्फ मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। देखिए, चलिए देखिए, अब मैं आपको बताऊंगा इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है कम्प्लेक्स नंबर के अंदर। कम्प्लेक्स नंबर के अंदर किसी भी सर्कल की इक्वेशन को अगर हमें रिप्रेजेंट करना हो तो हम उसको कैसे करेंगे, हम उसको ऐसे करेंगे कि z इंटू जेड बार प्लस ए बार इंटू जेड प्लस जेड ए बार प्लस बी बराबर 0, ऐसे करेंगे हम। यहाँ पर आपने ध्यान देने वाली बात ये है कि a और z हमारे कम्प्लेक्स नंबर हैं, यानी कि a भी हमारा कम्प्लेक्स नंबर है और z भी हमारा कम्प्लेक्स नंबर है, और जो b है, b हमारा रियल नंबर है। तो बात ध्यान देना आप, b तो हमारा रियल नंबर होगा, यानी कुछ भी 4 -5 ऐसा, और जो a है वो हमारा कम्प्लेक्स नंबर ही होगा। अब इस
मतलब जो ये फॉर्म है हमारी सर्कल की, इसका सेंटर कितना होगा। देखो सर्कल का जो भी सवाल आता है उसमें या तो आपसे सेंटर पूछेगा या आपसे रेडियस पूछेगा। अगर सेंटर पूछ ले तो इसका सेंटर कितना होता है, जो हमारा ये कम्प्लेक्स नंबर है उसका माइनस लगाना आपने, यानी कि -a के बराबर होता है। जो 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 हमारा सेंटर होता है वो -a के बराबर होता है। अच्छा, आपने एक बात ध्यान देनी है कि जो हमारा a है वो हमारा वो है जो z बार के साथ है। अच्छा भाई, इस फॉर्मूले में मैं माफ़ी चाहता हूँ, एक थोड़ी सी गलती हो रखी है। गलती क्या हो रखी है, गलती चलो मैं भी बता देता हूँ ताकि आप उसको दूर कर पाओ। इसमें मैंने लिखा है z बार प्लस a बार z, ठीक है। इसके बाद ध्यान देना, फिर मैंने लिख दिया a बार, ये गलत है। यहाँ पर मैंने जो दूसरी और तीसरी बात बिल्कुल सेम लिख दी जो मैंने अब ध्यान दिया, लेकिन अभी ये मैंने फ़ोटो क्लिक कर रखी है तो अभी चेंज नहीं हो सकता। तो वैसे मैं बता रहा हूँ, आप चेंज कर लेना। क्या इसमें आएगा z बार प्लस a बार z हो गया, प्लस में जो तीसरे वाली बात है ना उसमें z की जगह z का बार आएगा और जो a बार है उसकी जगह a आएगा। मतलब दूसरी तीसरी बात में क्या होगा कि दूसरी बात में तो a के ऊपर बार है और z है, और तीसरी बात में z के ऊपर बार आएगा और a होगा, यानी कि उल्टा हो जाएगा, ठीक है, प्लस बी। तो ये बात आप प्लीज़ इसको थोड़ा चेंज कर लेना, ठीक है। इसमें अब क्या होगा, सेंटर होगा हमारा -a कौन है, ए होता है जो z बार के साथ है। तो z बार के साथ जो भी होगा उसका माइनस कर देंगे तो हमारा सेंटर आ जाएगा। और अगर हमें वो पूछे कि भाई रेडियस बताओ, तो आप रेडियस कैसे बताओगे, आप उसका पहले तो करोगे अंडर रूट करके जो हमारा ए है ना, ए मैंने बता दिया कौन है, ए हमारा जेड बार के साथ वाला है। उस ए का मोड करोगे, मोड कैसे करते हैं बेटा, अंडर रूट करके एक्स स्क्वेयर जमा वाई स्क्वेयर, वो वाली बात। उसका मोड करोगे, उसका स्क्वेयर करोगे और उसमें से बी को घटा दोगे। अब बी कौन है, बी है हमारा जो हमारा लास्ट में कांस्टेंट है उसको, और उसका कर देंगे रूट, ये हमारी रेडियस आ जाएगी। अब जो बच्चे चाहते हैं कि इस पर मैं क्वेश्चंस भी कराऊं, देखो अब ये वीडियो वैसे बहुत बड़ी बन जाएगी। अगर मैं इसमें क्वेश्चन भी कराता तो ये वीडियो हमारी 2 घंटे 3 घंटे की बन जाती। तो ये है कि मैंने सिर्फ फॉर्मूला लिया इस वीडियो में, जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को मैं अगली वीडियोज़ में कराऊँगा, ठीक है। चलो, तो सेंटर क्लियर हो गया, रेडियस क्लियर हो गया। अब देखिए ट्रेंगल इनइक्वलिटी का बहुत ज़्यादा रोल होता है जब आपसे किसी भी कम्प्लेक्स नंबर की मैक्सिमम वैल्यू पूछ ले या उसकी मिनिमम वैल्यू पूछ ले। अब इसमें देखिए, इसमें कह रहा है कि लेट z1 z2 बी टू कम्प्लेक्स नंबर्स। z1 z2 हमारे कोई भी दो कम्प्लेक्स नंबर हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि z1 प्लस माइनस z2, मतलब z1 में आप जोड़ोगे z2 को चाहे घटाओगे, उसके बाद उसका मोड करोगे, तो ये जो वैल्यू आई ये हमेशा छोटी होगी या बराबर होगी किसके साथ, z1 का मोड प्लस z2 का मोड। मतलब अगर आप उनका अलग अलग करके मोड करके जोड़ दोगे ना तो उससे ये वैल्यू हमेशा छोटी होती है। एंड और z1 का मोड, z1 प्लस माइनस z2 का मोड, ये हमेशा बड़ा या बराबर होता है z1 का मोड माइनस z2 का मोड और उसका पूरे का मोड। तो ये बात ध्यान रखनी है आपने, जब इस पे मैं सवाल कराऊँ तब ज़्यादा क्लियर होगा। बाकी अभी के लिए आपने इसको कॉपी में नोट कर लेना है। जब मैं सवाल कराऊंगा तो मैं यही कहूँगा कि बेटा ट्रायंगल इनइक्वलिटी याद करो जो मैंने नोट्स में लिखवाई थी, ठीक है। अभी के लिए आपने सिर्फ इनको फॉर्मूलों को कॉपी में लिख लेना है। अब मैं कराऊंगा आपको 7 या 8 ऐसे शॉर्टकट जो एग्ज़ाम में अगर आ जाए तो आपने सीधा उनका आंसर दे देना है। तो शॉर्टकट नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। देखो बेटा, जो भी हमारा अदर शॉर्टकट है उस अदर शॉर्टकट में क्या है, फर्स्ट शॉर्टकट ये है कि व्हेन z1 एंड z2 आर टू कम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ ईच अदर। मतलब z1 z2 दो कम्प्लेक्स नंबर हमारे और वो एक दूसरे का कंजुगेट है। कंजुगेट आप समझ रहे हो, जैसे x प्लस आयोटा वाई होगा तो उसका कंजुगेट क्या होगा, x माइनस आयोटा वाई, ठीक है। तो अगर z1 z2 कम्प्लेक्स कंजुगेट हैं तो ये कह रहा है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 जो पहले वाला है उसका आर्ग्यूमेंट वो माइनस के बराबर होगा आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 जो दूसरे वाला है उसके आर्गूमेंट के माइनस के बराबर होगा। यानी कि आर्गूमेंट z1 बराबर होगा माइनस आर्गूमेंट z2 के। और या फिर आप ये भी कह सकते हो कि आर्गूमेंट ऑफ z1 प्लस आर्गूमेंट ऑफ z2 2 पाई के बराबर होगा। यहाँ पर एक बात ध्यान देना, ये माइनस का आर्गूमेंट z2 लेफ्ट में जाएगा तो राइट में 0 बचेगा, तो 0 लिख सकते हो आप, या फिर 2 पाई भी लिख सकते हो। 2 पाई का मतलब क्या हुआ कि जो 2 पाई भी हमारा एंगल 360 होता है, और अगर हम देखें तो 0 वाला एंगल भी 360 ही होता है क्योंकि सेम डायरेक्शन होती है उनकी,
ठीक है। ठीक है, अगला शॉर्टकट देखिए, इफ़ Z1 एंड Z2 आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, अगर Z1 Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, सच दैट, इस प्रकार कि Z1 प्लस Z2 का मोड ये अगर बराबर है Z1 के मोड के और Z2 के मोड के। ये बात बेटा NCERT का सवाल है, बहुत ज़्यादा स्पेशल है। क्या कि अगर Z1 प्लस Z2 का मोड इनके अलग अलग मोड के बराबर है, उसके सम के बराबर है, तो क्या होगा, ये अगली स्लाइड में है, तो मैं अगली स्लाइड में बताता हूँ आपको, देखिए एक बार। तो यहाँ देखिए, अगर वैसा होगा यानी कि Z1 प्लस Z2 का मोड अगर बराबर होगा Z1 मोड प्लस Z2 मोड के, तब इनके आर्गूमेंट पक्का ही बेटा बराबर होंगे एक दूसरे के। ठीक है, पक्का बराबर होंगे। तीसरी बात है, अगर Z1, मतलब ये दूसरी बात और तीसरी बात तो इतनी ज़्यादा काम की है कि मैं क्या बताऊँ, किसी ना किसी एग्ज़ाम में ये ऐसे सवाल आते हैं, एयरफोर्स में, नेवी में सीधा, और आप सीधा सवाल करो और आपको नंबर मिलेगा। अब तीसरी बात है कि Z1 और Z2 आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर, दो कॉम्प्लेक्स नंबर इस प्रकार कि Z1 प्लस Z2 का मोड, जैसे पिछला सेकंड था उसमें तो यही वैल्यू किस कुछ और के बराबर थी, लेकिन यहाँ पर दे रखा है कि भाई प्लस की वैल्यू और माइनस की वैल्यू Z1 माइनस Z2 का मोड अगर बराबर है, तो इन दोनों के एम्पलीट्यूड में, एम्पलीट्यूड बोल लो या आर्गूमेंट बोल लो, उनमें पाई का डिफरेंस होता है, यानी कि एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 माइनस एम्पलीट्यूड ऑफ Z2 बराबर होता है पाई/2। बहुत ज़बरदस्त शॉर्टकट है बेटा, इन सब का प्रूफ भी है, पर आपने सीधा इनको याद कर लेना है, बहुत ज़्यादा काम आएंगे आपके एग्ज़ाम में। बात नंबर 4 देखिए, बात नंबर 4 क्या कह रहा है कि अगर रूट ए और रूट बी है, तो इनको हम सीधा गुणा कर देंगे रूट ए बी, मतलब दो वैल्यू रूट में दे रखी है, तो इसको मैं सीधा ए और बी को आपस में गुणा कर दूंगा। इज़ ट्रू ओनली व्हेन, ये सच बात है लेकिन केवल कब है, जब एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी इज़ नॉन नेगेटिव, मतलब जब ए और बी में से कम कोई एक नेगेटिव ना हो। मतलब ए और बी दोनों नेगेटिव अगर हो गए ना, जैसे मान लो ए भी नेगेटिव हो गया -4, बी भी नेगेटिव होगा -8, तब ये बात लागू नहीं होती। ए और बी में से कम कोई ना कोई एक नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ये बात होती है। ओके, हो सकता है दोनों पॉजिटिव हो तब भी ठीक है, अगर ए पॉजिटिव बी नेगेटिव या ए नेगेटिव बी पॉजिटिव तो भी ठीक है। ये कंडीशन केवल एक टाइम पे फेल करती है जब दोनों ही हमारे नेगेटिव हो जाएं तब, वरना ये कंडीशन हमारी लागू होती है। चलो, पांचवी बात, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर नॉन कंपेरेबल, उनको कंपेयर आप नहीं कर सकते। छठी बात, पोलर फॉर्म इज आल्सो कॉल्ड मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म। देखो छोटी छोटी बात है, मैं क्यों लिखवा रहा हूँ, अगर भाई एग्जाम में आपको कह दे कि मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म बनाओ इसकी, अब आप कह दोगे कि मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म तो सर ने बताई नहीं, तो बेटा मैंने बताई है, वो कौन सी होती है, पोलर फॉर्म ही होती है, तो पोलर फॉर्म ही होती है मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म। ओके, लास्ट पेज रहेगा हमारा आज का, देख लेते हैं उसको भी, जब इतना पेशेंस आपने दिखाया यहाँ तक देखने का, लास्ट पेज और देखो, कंप्लीट हो जाएगा हमारा चैप्टर। चलिए देखिए बेटा, लास्ट पेज है, सातवां जो शॉर्टकट है वो है, देखो ये बड़े ज़बरदस्त शॉर्टकट है, सीधा आंसर याद कर लो, प्रूफ प्रॉपर है इनका, देखो प्रूफ सबका है, प्रूफ हमें चाहिए नहीं, क्यों नहीं चाहिए, हमारा टाइम लगेगा, बस हम इनका सीधा आंसर याद करेंगे, एग्ज़ाम में आएगा, नंबर मिल जाएंगे पूरे। क्या है सातवां बात, अगर एक्स की वैल्यू दे रखी हो ए प्लस बी, वाई की वैल्यू दे रखी हो ए ओमेगा जमा बी ओमेगा स्क्वेयर, और जेड की वैल्यू दे रखी हो, अब की बार ए के साथ ओमेगा स्क्वेयर आ जाएगा और बी के साथ ओमेगा। अगर ऐसे एक्स वाई जेड तीन नंबर दे रखे हों, तो इनका क्यूब का सम कितना होता है, अगर ऐसा दे रखा हो एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब, इनका सम ये बराबर होता है 3 इंटू ए का क्यूब जमा बी का क्यूब, इसके बराबर होता है। और अगर ये कहते भाई कि स्क्वेयर कितना होगा, यानी कि एक्स का स्क्वेयर जमा वाई का स्क्वेयर कितना होगा, तो स्क्वेयर होता है 6ab। ठीक है, तो क्यू अगर हमारा ये ध्यान दीजिए, अगर एक्स वाई जेड ऐसा दे रखा हो, तो क्यूब तो होगा 3 इंटू ए का क्यूब जमा बी का क्यूब, और स्क्वेयर किसके बराबर होगा, 6ab के। चलो, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे इम्पोर्टेंट बात, डी मोएवरे थ्योरम। डी मोएवरे थ्योरम क्या कहता है कि अगर भाई कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा हो, अच्छा डी मोएवरे थ्योरम सिर्फ पोलर फॉर्म पे लगता है, और उसकी पावर एन दे रखी हो, एन हमारी पावर कितनी भी हो सकती है, 2 3 4, तो ये पावर जितनी भी है, तो ये जो एन है ना, ये हमारा थीटा के आगे आ जाता है, पर ये सिर्फ पोलर फॉर्म हो तभी लगेगा। तो ये हमारा देखो एन पावर से हटकर कहाँ आ गया, थीटा के आगे, कितना बन गया, कोस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा, तो ये था हमारा डी मोएवरे थ्योरम। तो पावर कितनी भी आगे आ जाती है। तो ये था बेटा हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का पूरा शॉर्टकट। मुझे नहीं पता कितना देर की वीडियो बनी है,
अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो देखो, पसंद आने का मतलब ये है कि पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर आज आपका इस जितना भी समय, ये 40 मिनट है, जितना भी है, उसमें पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर आपका रिवाइज हो गया होगा। अब आपका मन कर रहा होगा कि यार मैं कुछ क्वेश्चन और सोल्व कर लूँ, सर ने रिवाइज तो करा दिया, क्वेश्चन और सोल्व कर लूँ। तो अगर ऐसा फील हो रहा है कि हाँ कॉम्प्लेक्स नंबर मुझे रिवाइज हो गया मेरा, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। लाइक करोगे और इस वीडियो को हो सकता है अपने अपने किसी ना किसी ग्रुप में शेयर कर देना दोस्तों के साथ, ठीक है। उसके बाद मैं इसके और क्वेश्चंस लेके आऊँगा। तो चलो, अपना ध्यान रखना, कोरोना से बचते रहना, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर।